और लेडी ने उसको छाता दिखाया, बारिश हो रही थी, तो भाई साहब ने छाता लिया और उस लेडी को वैसे ही उसने बारिश में रोका, कहती है भैया तू कल मरती है, आज मरती है, अभी मर। लेकिन रशिया के लिए एक बहुत बड़ी नेगेटिव बात हो गई है, बहुत बड़ी नेगेटिव बात हो गई कि जो बंदा आपका एलाय था, जो आप यूएस कांग्रेस में वंदे मातरम और भारत माता की जय की गूंजें आ रही हैं वहाँ पर, मोदी की गूंजें, दिस वाज वही पाकिस्तान, उसी फ्रांस के अंदर जहां पे प्रॉफेट मोहम्मद के कार्टून बनाए गए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहले तो दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा कल की गलती के लिए, और काफ़ी लोगों ने पॉइंट आउट करा, मैं उनका भी धन्यवाद बोलूँगा। लेकिन मेरी आपसे भी एक शिकायत है दोस्तों, लोगों ने ये बोला है कि आपका जो एडिटर है उसको भी चेक करना चाहिए था। देखिए, आप रोज़ वीडियो देखते हैं, रोज़ लाखों इसमें लाइक्स आती हैं और आप हर समय तारीफ़ करते हैं, मेजर साहब बहुत अच्छा काम करा, आपने बहुत ज़बरदस्त काम करा। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता कि तारीफ़ें मेरी और जब भी कोई गलती हो मेरी टीम की, अब अपने टीम का लीडर तो मैं ही हूँ, बॉस तो मैं ही हूँ, तो अगर तारीफ़ मेरी तो दोस्तों फिर गलती भी मेरी। तो मैं स्वीकार करता हूँ कि जो कल की गलती थी वो मेरी थी, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम लोग और मेहनत करेंगे और कल जैसी गलती दोबारा नहीं होगी। क्या होता है कि फ्लो में ना कभी कभी बोल के, क्योंकि मैं टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तो मैं फ्लो में हर चीज़ मेमोरी से बोलता हूँ। कभी फ़ोन में कोई पॉइंट देख लिया तो देख लिया, वरना सारी चीज़ मेरी मेमोरी से आती है। तो कभी कभी क्या होता है कि फ्लो में गलत चीज़ निकल जाती है, तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के और सर झुका के क्षमा मांगता हूँ। दोस्तों, जॉन एफ कैनेडी सेंटर वॉशिंगटन में मोदी जी बात कर रहे थे कुछ एंटरप्रेन्योर्स से, कुछ थिंकर्स से, कुछ ओपिनियन मेकर से, और उन्होंने दो तीन बड़ी अच्छी बातें करी हैं जो मैं आपके सामने लाता हूं इस वक्त। उन्होंने बोला है कि भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है ना, वो है कन्विक्शन की, यानी कि विश्वास की, शेयर्ड कमिटमेंट की, यानी कि हम दोनों एक ही कमिटमेंट शेयर करते हैं, और तीसरी बात है कंपैशन की, दया की, करुणा की। ये हमारी पार्टनरशिप का मतलब है। और उन्होंने कई सारी चीज़ें बोली। उन्होंने बोला कि पिछले 2-2.5 साल में अमेरिकी कंपनी है, उन्होंने तकरीबन 16 अरब से ज़्यादा भारत में इन्वेस्ट करा है, और उन्होंने ये बोला है कि जब भी भारत मजबूत हुआ है, साथ में दुनिया मजबूत हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि जब भी भारत मजबूत हुआ है ना, साथ में पूरी दुनिया, भारत अकेले मजबूत नहीं हुआ। और मुझे लगता है यह कटाक्ष था चीन की ओर भी, क्योंकि चीन जब मजबूत होता है तो बाकी सारे कंट्रीज जो उसके इर्द गिर्द हैं, जो छोटे देश हैं, जो चीन के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, वो कमजोर होते हैं। चीन एक जोंक की तरह है, चीन एक लीच की तरह है जो खून पी लेता है और दूसरे को कमजोर कर लेता है, खुद तगड़ा बन जाता है। लेकिन भारत ऐसा नहीं। ये सब चीन का नाम लिया नहीं प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं आपको, ये दिस इज फ्रॉम माई साइड, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि साहब, जब भी भारत ताकतवर हुआ है, सारी दुनिया उनके साथ ताकतवर हुई है। उन्होंने ये भी बोला कि कोविड-19 के वक्त जब दुनिया को दवाइयों की जरूरत थी, तो भारत ने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करा, दवाइयों का बनाना जो था उसको इंक्रीज करा, और दुनिया भर को ये दवाइयाँ जो थी वो दी। जो खरीद सकता था उसने खरीदा, जिसको खरीदने की क्षमता नहीं थी उसको मुफ्त में दिया। लेकिन भारत ने सबकी मदद करी। जब हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, हम सिर्फ भारतीय बात नहीं कर रहे, हम पूरी विश्व की बात कर रहे हैं, क्योंकि वही पुराना भारत का फॉर्मूला हजारों साल से चलता आ रहा है, वासुदेव कुटुंबकम। यही मोदी जी ने बोला भी था जब मोदी जी पहले व्हाइट हाउस में बात कर रहे थे, या फिर उन्होंने कांग्रेस में बात करी, तो यही बात करी थी कि द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। उसी का एक्सटेंशन है उस स्पीच का ये। और उन्होंने ये बोला कि बेसिस ऑफ इंडिया सक्सेस एंड इज डेवलपमेंट्स बिगेस्ट ड्राइविंग फोर्स इज द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। लोग एस्पिरेशनल हैं, लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, लोग जो चाहते हैं दोस्तों, उसकी वजह से भारत आगे चलता है। और मैं तो एक और चीज़ आगे कहूँगा जो मोदी जी ने नहीं करी, लेकिन ये कई बार मैं कह चुका हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब है, कि आपका मेरा, हम जितने भी लोग हैं ना, मिडिल क्लास लोगों की, जिनकी बड़ी मिडिल क्लास से अपब्रिंगिंग हुई है, और हमने तंगी भी देखी है, और जो मेरी उम्र के लोग हैं, जो 80 के दशक में जो बड़े हुए थे, जो 80 के दशक में स्कूल या फिर कॉलेज में थे, हम लोगों ने बहुत किल्लत देखी है, हमने बहुत तंगी देखी है, हमने बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं। लेकिन उसके बाद भी जो मिडिल क्लास की वैल्यूज़ थी ना, वो सर्वाइव कर गई, वो टूटी नहीं, वो झुकी नहीं। तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास की वैल्यूज़, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हमें संस्कार देते हैं, जो हमारे माँ बाप हमारे लिए बलिदान देते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ जाए, बेटी पढ़ जाए, बेटा पढ़ जाए, ठीक है। और मैं अक्सर कह चुका हूँ, ये सुंदर पिचाई वगैरह ये हैं कौन? ये अगर आप देखेंगे ना, सुंदर पिचाई कौन है? सुंदर पिचाई, ये सत्य नडेला कौन है? इंदिरा नूही कौन है? ये कोई टाटा बिरला के परिवार के नहीं है लोग, ये कोई अमीर खानदानों के नहीं है। ये मिडिल क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने जान लगा दी, जिनके पेरेंट्स ने इनके लिए जान लगा दी। तो जब भी आप कहते हैं ना, यार ये सुंदर पिचाई यार बहुत ही तगड़ा बंदा है, ठीक है,
मैं बता रहा हूं, असली सलूट सुंदर पिचाई का नहीं बनता, असली सलूट सुंदर पिचाई के माँ बाप का बनता है। यह बात सच है दोस्तों। अगर हमारे पेरेंट्स, आपके माँ बाप, मेरे माँ बाप ऐसे नहीं होते जो हमें सपोर्ट करते, अपना पेट काट के हमें नहीं पालते, तो हमारी क्या औकात थी यार जो हम लाइफ में कुछ भी कर पाते। तो आई थिंक ये इंडिया का सुपर पावर है, एजुकेशन, वैल्यूज़, जो हमारे संस्कार हैं। और जो मोदी जी ने बात बोली ना, बड़ी तगड़ी बात बोली मोदी जी ने, एस्पिरेशनल कंट्री है, हम चाहते हैं और कुछ करना, हम चाहते हैं आगे बढ़ना। और ये जो चाहत है, ये आग की तरह है जो रात को ना सोने नहीं देती, जो कहती है कि नहीं यार कुछ करना है, चलो उठो कुछ करो। दैट इज वाई इंडिया इज बिकमिंग ग्रेट। काफी लोग कहते हैं यार क्या हो गया भारत को, ऐसा क्यों भारत कर रहा है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, लेकिन सच बात तो यही है दोस्तों। अच्छा, दो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात करी है, दो बड़े बड़े प्रोमिसेस आए हैं। एक तो प्रॉमिस है दोस्तों अमेजॉन का। अमेजॉन के साथ जब मीटिंग हुई थी तो इनकी अमेजॉन सीईओ एंडी जैसी ने बोला है कि ये जो कंपनी है ये 11 अरब भारत में इन्वेस्ट कर चुकी है अभी तक, और 15 अरब और करेगी। तो ये एंडी जैसी ने बोला है कि 15 अरब डॉलर ये भारत में इन्वेस्ट करेंगे, ये बात तय है। और ये अमेजॉन ने प्रॉमिस कर दिया इंडिया को। तो इंडिया में अब आप देखेंगे कि अमेजॉन का और भी चीज़ें, अमेजॉन प्राइम है, इसका कंटेंट है, राइट, इसमें काफ़ी कुछ कंटेंट इंडिया में भी बनता है, और अमेजॉन जो हम खरीदते हैं। तो दोस्तों और भी चीज़ें हैं जो अमेजॉन की हैं, उसमें सर्विसेज भी हैं, उसमें गुड्स भी हैं, उसमें सब कुछ है। ये इंडिया में सेंटर्स बनेंगे, ठीक है, भारत से। और हो सकता है कि अमेजॉन यहां से एक्सपोर्ट भी करे। गेम तो वही होगा एक्सपोर्ट का, जब डॉलर आएंगे तब मजा आएगा। तो हो सकता है अमेजॉन एक्सपोर्ट करे, सब चीज़ें मुमकिन हैं, और अमेजॉन ने वादा कर दिया। इसके अलावा सुंदर पिचाई, गूगल वाले बाबा सुंदर पिचाई जी ये कहते हैं कि भाई साहब ऐसा है, मैं 10 अरब डॉलर इन्वेस्ट करूंगा, गुजरात में कर रहे हैं 10 अरब डॉलर। गूगल एक अपना सेंटर बनाएगा, और पूरा जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहां पे, सब कुछ जो उसकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इंडिया में होगी वो गुजरात में कर रहे हैं। वो 10 अरब यूएस डॉलर की कर रहे हैं गूगल वाले लोग। सिलिकॉन वैली की जो बात है, इसके जो सारे सीईओज हैं, यहां पर मैं आपको नाम बताता हूं कौन कौन से सीईओज आए थे मोदी जी से मिलने के लिए। अल्फाबेट, गूगल का जो मदर कंपनी अल्फाबेट, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट कोर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्या नडेला, एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टिम कुक, ठीक है जी, और बाकी लोग भी थे इसमें। और इन्होंने बोला है कि नहीं साहब, हम भारत को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, और दिल और जान से भारत में। इसमें से आधे से ज़्यादा तो इंडियंस बैठे थे वहाँ पे, ठीक है। और कांग्रेस में भी आपने सुना, कांग्रेस में भारत माता की जय और वंदे मातरम और मोदी मोदी कांग्रेस में। मैंने कल भी आपको बोला, आई वाज वेरी शॉक्ड यार, मतलब प्लेजेंटली सरप्राइज भी नहीं, मैं तो बिल्कुल शॉक में। मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है यार, यूएस कांग्रेस में वंदे मातरम और भारत माता की जय की गूंजें आ रही हैं वहाँ पे, और मोदी मोदी की गूंजें। दिस वाज बियॉन्ड सरप्राइजिंग। एंड यार बिल्कुल सही बात है, इट मेक्स यू फील वेरी प्राउड। दुनिया का एकमात्र सुपर पावर, वो जैसा भी है, उसकी 10 हरकतें हैं जिससे मैं भी डिसएग्री करता हूँ, लेकिन यार उसकी कांग्रेस में अगर भारत माता की जय की आवाज़ें गूंजें, उसके नारे गूंजें, है ना, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत। और ये भारत का जो क्लाउट है ना, भारत का क्लाउट है, जो बलिदान है आपके पेरेंट्स का, मेरे पेरेंट्स का, हमारे माँ बाप का जो बलिदान है, जो हमें खून पसीने से, मैं तो कह रहा हूँ यार, हम लोग ये कह सकते हैं कि यार, कि मतलब मैं अपने लिए अगर कहता हूँ कि यार गौरव आर्या ने चलो थोड़ा बहुत कुछ अचीव कर लिया, ठीक है ना, इट इज़ ऑल ड्यू टू ब्लेसिंग्स ऑफ पेरेंट्स यार। माँ बाप का बलिदान, माँ बाप का प्यार, माँ बाप के संस्कार, ठीक है, और भारतीय सेना का डिसिप्लिन, भारतीय सेना की चाबी, भारतीय सेना की सिखलाई, उसने बिल्कुल ऐसा कर दिया, बिल्कुल स्ट्रेट। और मैं तो यार, मैं अपने आप को, मैं कुछ भी नहीं हूँ इनके बिना। पहले मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे माँ बाप के बाद सेना ने जो मेरे लिए करा है। तो आप सबके, आप ना, आपके भी टीचर्स होंगे ना जिनको आप मानते हैं, माँ बाप के बाद आप कहते हैं कि मेरे माता पिता पहले हैं, उसके बाद जो हमारे गुरु हैं, जिन्होंने हमें शिक्षा दी, जिन्होंने इस लायक बनाया। हम तो कुछ भी नहीं थे यार, हमें गीली मिट्टी होता है ना इंसान, उस गीली मिट्टी को मोल्ड करा जाता है, फिर उससे घड़ा बनता है, सुराही बनती है, कितनी सारी खूबसूरत चीज़ें बनती हैं, पर हम तो गीली मिट्टी थे। तो हमें थप्पी मार के, थपथपी करके, ऐसे ठीक ठाक करके हमें आगे बढ़ाया गया। तो इसमें लिखा है, द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज इंक्रीजिंगली कोटिंग इंडिया एज अ की बैलास्ट अगेंस्ट चाइना, पर्टिकुलरली अमिड कोविड-19 रिलेटेड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। देखिए ना, 2-3 बातें हैं। कोविड-19 ने दुनिया को हिला दिया। भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जो उससे जब उछल के आई तो दुगनी तरक्की पे उछल के आई। अच्छा, लोगों का सर चकरा गया कि बॉस ये चक्कर क्या है, ये चल क्या रहा है इंडिया में, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारा एक्चुअली डोमेस्टिक कंजम्पशन इतना ज़्यादा है कि अगर कल मैं
एक कप बनाता हूं, ये कप है, ये मैं कप बनाता हूं उदाहरण के लिए। अगर ये कप हिंदुस्तानियों को पसंद आ गया, अगर ये कप पसंद आ गया हिंदुस्तानियों को कि यार गौरव आर्या ने कप बनाया, हमें पसंद है, तो बॉस फिर तो वारे न्यारे लग गए अपने। फिर एक्सपोर्ट करूंगा वो एडिशनल है मेरा। लेकिन इंडिया के अंदर ही इतनी डिमांड है यार, 140 करोड़ बंदे रहते हैं यहां पे। अगर एक चीज को उन्होंने पकड़ लिया कि ये हमें चीज पसंद है, फिर तो ये जो डिमांड है आपकी गुड्स की भारत में, ये भारत की बहुत बड़ी शक्ति है। दूसरी चीज है कि चाइना से अलग होना। मैं तो बार बार यही कह रहा हूं, मैं कल से यही बात कह रहा हूं, मोदी जी गए क्यों हैं इसके बारे में मीडिया बात नहीं कर रहा। मैं बार बार, मैंने टेलीविजन पे भी यही बात करी, रिपब्लिक पे, और मैं कई बार अपने शो पे यही बात कर चुका हूं। मोदी जी गए ही हैं चाइना के पेट पे लात मारने के लिए। आप मुझसे लिख के ले लो, आज आप ये वीडियो सेव कर लेना दोस्तों। मोदी जी गए हैं चीन के पेट पे लात मारने के लिए, ये बात तय है। चीन इसीलिए तो बौखला रहा है, वरना चीन को क्या फर्क पड़ता है। मोदी जी जाएं वहां पे, अमेरिका के साथ हाथ मिलाएं, जेट के इंजन लेकर आएं, या फिर प्रेडेटर ड्रोन्स। ठीक है, प्रेडेटर से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उसको हो सकती है, लेकिन इतना इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, गूगल इन्वेस्ट कर रहा है। गूगल चाइना में तो इन्वेस्ट करेगा नहीं, क्योंकि चाइना में गूगल चलता नहीं है। ठीक है, अमेजॉन क्यों इन्वेस्ट करेगा चाइना में? चाइना में तो अमेजॉन चलता नहीं है, चाइना ने सब कुछ बंद कर रखा है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज यार कि आज की तारीख में चीन का जो वांग यी है, जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, वो लंबे लंबे आर्टिकल क्यों लिख रहा है, एडिटोरियल क्यों लिख रहा है ग्लोबल टाइम्स में? वो क्यों चिंता व्यक्त कर रहा है कि भारत की दोस्ती अमेरिका से हो रही है? उसका कारण है, उसका कारण ये नहीं है कि भारत में इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसका ये कारण है कि इन्वेस्टमेंट चाइना से जा रही है। आप एम समझिए, इन्वेस्टमेंट चीन से जा रही है, चीन के पेट पे लात। और उसी काम के लिए मोदी जी गए हैं। अगर 5 चीजें थी मोदी जी की कि भाई मैं जाऊंगा अमेरिका में और मैं 5 चीजें करके आऊंगा, तो उन 5 में से एक ये है कि चीन के पेट पे लात मारो, क्योंकि चीन की ताकत वहां से आती है। दोस्तों, मैं कई बार बोल चुका हूं, चीन की ताकत कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आती है। और मैंने एक ट्वीट भी करा था, तो काफी लोगों ने मुझे बोला कि नहीं मेजर साहब आप गलत बोल रहे हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा भाई, मैं गलत नहीं बोल रहा। चाइना, ठीक है, और अमेरिका के बीच में जो लड़ाई है, और जो चाइना आंखें दिखाता है अमेरिका को कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, चाइना कहता है ना, उसका कारण क्या है? उसका कारण वॉल स्ट्रीट है, उसका कारण बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज, जो थोक के हिसाब से चाइना में पैसे लगा रही हैं। चाइना पैसे कमा रहा है, उस पैसे से हथियार खरीद रहा है, और फिर हथियार के बल पे उसी अमेरिका को, जिसकी कंपनियों ने उसको पैसे दिए, उसको आंखें दिखा रहा है। तो मैं बार बार यही कहता हूं बॉस कि अगर चाहते हो चाइना को कमजोर करो, आप अगर सोचते हो कि भाई भारतीय सेना हिमालय पर अटैक कर देगी और अमेरिकन यहां पे, इससे देखिए बात है ना, इससे मामले सॉर्ट आउट नहीं होते। चाइना की जब तक नाभि में तीर नहीं लगेगा, और उसकी नाभि क्या है? उसकी इकोनॉमी। ये नाइकी के शूज हैं, ये एडिडास जर्मन ब्रांड है, एडिडास के शूज हैं, राइट। और ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आपके एलजी जो है, जो साउथ कोरियन कंपनी है, एलजी और सैमसंग और ये सब। ये भारत को एक मुहिम चलानी पड़ेगी। ये मुहिम अमेरिका में, जो अमेरिका तो मेजर कल्प्रिट है इसका, तो ये तो मोदी जी कर चुके हैं अमेरिका में, और भी जगह मोदी जी जाएं। मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी शुड गो टू साउथ कोरिया ऑल्सो, टेल साउथ कोरिया के बॉस, ये जो नॉर्थ कोरिया है ना, जो तुम्हें डसता रहता है 24 घंटे, ये पागल बैठा है वहां पे किम जोंग, ये पगलेट जो है, इसको शय किसकी है? इस पगलेट को, इसको तो चीन की शय है, इसलिए दिन रात भौंकता है ये। ओ भाई, यहां से निकालो, चाइना को कमजोर करो, वहां से एलजी और सैमसंग जितने भी बड़े ब्रांड हैं, इंडिया में भी हो, चाइना से पूरी तरीके से उनको गेट आउट करो, पूरी तरीके से। जो भी साउथ कोरियन ब्रांड है उसको निकालो, जो भी अन्य ब्रांड है उसको चीन से निकालो। चीन को कमजोर करने का एक ही तरीका है, मूव आउट ऑफ चाइना। ऑल द ब्रांड्स, अमेरिकन ब्रांड्स, यूरोपियन ब्रांड्स, जो बड़े बड़े आपके साउथ कोरियन ब्रांड्स हैं, मूव आउट ऑफ चाइना। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। पाकिस्तान को खुजली हुई आप, अच्छा, 1-2 लोगों ने यह भी कंप्लेन करा कि मेजर साहब तो पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं, उनको बुरा लगेगा और हमें भी बुरा लगेगा, क्योंकि हंसते खेलते तो हम पाकिस्तान को देख कर हैं। तो भाई साहब, ये पाकिस्तान ये कह रहा है कि फॉरेन ऑफिस है पाकिस्तान का, जो सबसे फारिग और सबसे फ्री, डिफेंस मिनिस्ट्री के अलावा, जो पाकिस्तान में है, जो कोई काम नहीं करता, लोगों के पैसों पर अय्याशियां करते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री वाले पाकिस्तान में, इधर घूम लिया, काम कख नहीं करते ये लोग। इन लोगों का कहना है कि साहब ये तो बहुत गलत चीज़ है, मिसलीडिंग और अनवारंटेड है, रेफरेंस टू एनी कंट्री टू रेफरेंस इज कॉन्ट्ररी टू डिप्लोमेटिक नॉर्म्स एंड एज पॉलिटिकल ओवरटोन्स। बाइडेन लेड आउट द रेड कार्पेट फॉर मोदी। ये इनका जो है, ये डॉन न्यूज कह रहा है। In an apparent bid to use the visit to further India's agenda against Islamabad, a joint statement issued by 2 heads of state on Thursday called on Pakistan to crack down on extremists that target Delhi. The statement called for action against extremist groups based in Pakistan such as banned Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed. अरे यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पाकिस्तानियों तुम्हें क्यों खुजली हो रही है यार? क्यों खुजली हो रही है तुम्हें क्यों परेशानी है? किस चीज़ की परेशानी है? भारत ये तो कह रहा है कि जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, दाऊद इब्राहिम और ये हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ तुम एक्शन लो। क्या गलत करा है भारत?
एक बात बताओ, अगर भारत कह रहा है एक्शन लो तो क्या गलत कह रहा है? तुम खुद कहते हो छाती ठोक ठोक के कि हमने हाफिज सईद को जेल में डाल दिया। भाई अगर हाफिज सईद इतना बड़ा फरिश्ता है जो आसमान से उतरा है, तुमने उसको जेल में क्यों डाला? जब भारत कह रहा था तुम्हारा अब्दुल कदीर खान चोर है, तुम लोग भारत नहीं चाहता कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हो, भारत की साजिश है। तुमने 15 बार है करा दुनिया को, उसकी आंखों में धूल झोंकी और खुद अब्दुल कदीर को तुमने जेल में डाल दिया यार। वो 10-15 साल पता नहीं कब वो जेल में ही वो खत्म हो गया। उसकी जब उसकी मैयत वहां से गई और उसका जब जनाजा हुआ तो उसमें कोई गया नहीं, पाकिस्तान का बड़ा आदमी। जिस आदमी ने तुम्हें न्यूक्लियर वेपन चाहे चोरी के दिए हों, भीख मांग के दिए हों, जैसे भी दिए थे, उसने खुद जेल में डाल दिया। हम कहते हैं तुम्हें बुरा लगता है यार, भारत क्या कह रहा है? और यूनाइटेड नेशंस, आप जिसकी कस्में खाते हैं साहब, यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि कश्मीर में प्लेबिसिट होना चाहिए, कश्मीर में यूएन यूएन यूएन, सबको आपने चूरन बांटा यूएन का कि यूएन यूएन। अरे वही यूएन तो कह रहा है कि ये जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यूएन की कुछ बातें आप लोग मानते हो, कुछ बातें नहीं मानते यार। यू मेक अप योर माइंड। या तो आप एक बोलोगे यार यूएन ने जो बोला भाड़ में जाए यूएन यार। आपको पैसे भी चाहिए दुनिया से, आपको भीख भी मांगनी है, आपको एड भी चाहिए, फिर आपको बातें भी नहीं माननी, फिर पीठ में छुरा भी भोंकना है उसके। तो यार ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती बॉस। पाकिस्तानीज आपको अपना दिमाग बनाना होगा कि आपको करना क्या है। ऐसा नहीं कि जैसे शहबाज शरीफ गया और लेडी ने उसको छाता दिखाया, बारिश हो रही थी, भाई साहब ने छाता लिया और उस लेडी को वैसे ही उसने बारिश में रोक, कहती है भैया तू कल मरती है आज मरती है, अभी मर, मेरा लेना देना कोई नहीं, मैं तो चला छाता। और छाता वापस करना है शहबाज शरीफ साहब, छाता चोरी मत करके ले जाना, छाता वापस करना है। पता लगा वहां पे पहुंचे बिल्डिंग के अंदर मीटिंग के लिए, अपने अटेंडेंट को बोला कि बहुत अच्छा छाता है ये, फ्रांस का छाता है, इसको जरा अंदर करो। अंदर कर दिया उस छाते को, चोरी करके ले गए। एक और चीज़, ये फ्रांस गए भीख मांगने के लिए। मैंने कल भी कवर करा था, परसों भी कवर करता है। ये फ्रांस गए भीख मांगने के लिए भाई साहब शहबाज शरीफ। ये वही फ्रांस है जहां पे प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून निकाले गए। समझ रहे हैं मेरी बात? जिसके लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, साद रिजवी ने लाहौर में आग जला दी थी और पाकिस्तानियों ने बोला था कि डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं होने चाहिए फ्रांस से, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, खूब आग बबूला। आज वही पाकिस्तान उसी फ्रांस के अंदर जहां पे प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून बनाए गए, जिसके लिए पूरा इन्होंने लाहौर जलाया 2 साल पहले, सब कुछ खत्म कर दिया था इन्होंने, उसी फ्रांस से पैसे मांगने गए, उसी फ्रांस में गए पैसे मांगने के लिए। देखो, और फिर पाकिस्तानियों को बुरा लगता है कि यार आप तो गलत बात कह रहे हो, आप गलत हैं मेजर साहब, आप गलत हैं। अबे हैं करना बंद करो यार, ये हैं करना बंद करो। ये बताओ तुम फ्रांस गए क्यों, किस मकसद से फ्रांस गए? क्या तुम्हारा ज़मीर मर गया? क्या अब तुम्हारे दिल में मोहम्मद साहब के लिए इज्जत नहीं है, प्यार नहीं है? क्या इस्लाम के अब तुम ठेकेदार नहीं रहे? क्या बात हो गई? पहले तो बोल दिया कि हम इसको निकाल देंगे, ये कर देंगे, फ्रांस को सब कुछ कर देंगे। आज फ्रांस के तलवे चाटने चले गए, उन्होंने 2 कौड़ी क्या फेंक दी तुम्हारी ओर। हद हो गई यार पाकिस्तान, हैव अ हार्ट यार। दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है रूस से। रशिया का एक ग्रुप है यार जिसका नाम है वैगनर ग्रुप। मैं वैगनर ग्रुप के आपको थोड़ी सी बातें बताता हूँ वैगनर ग्रुप के बारे में, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं। वैगनर ग्रुप जो है एक मर्सनरी ग्रुप है, यानी कि भाड़े के फौजी उसमें। तो वैगनर ग्रुप में कई लोग शामिल हैं, उसमें शामिल है आपके जो फॉर्मर रशियन सोल्जर्स हैं वो भी शामिल हैं, कुछ क्रिमिनल्स भी 10, 15, 19 हज़ार करीब क्रिमिनल शामिल हैं जो जेल से थे, जिनको लेकर आए थे येवगेनी प्रिगोजिन। मैं इसका नाम आज तक प्रोनाउंस नहीं कर पाया भाई, और जो रूसी भाई बहन देख रहे हैं वो, मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ यार, पर ये इसके नाम तुम लोग ऐसे ना, अगर तुम रमेश सतीश टाइप के नाम रखते तो मैं समझ में आता यार। ये येवगेनी प्रिगोजिन, अच्छा ये वैगनर ग्रुप का मालिक है। इसने क्या कर दिया कि इसने बोला कि साहब मैं रशिया के खिलाफ अब मैं बगावत करता हूँ। ये बंदा जेल में था कई साल पहले, ये जेल से निकला ना तो इसने एक रेस्टोरेंट खोला, इसका खाना बड़ा अच्छा था, तो पुतिन इसके रेस्टोरेंट से खाना मंगवाता था और ये पुतिन के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करता था। ये पुतिन के क्लोज आया। अब क्योंकि क्रिमिनल माइंडसेट का था, इसको काम दिया कि तुम एक अपना ग्रुप बनाओ सोशल मीडिया पे और तुम अमेरिकन इलेक्शंस पे इंटरफेयर करो। तो क्रिमिनल माइंड था, ये वही काम करने लगा, इसमें इंटरफेरेंस। ये काफ़ी सोशल मीडिया का ट्रोल बन गया बहुत बड़ा। उसके बाद वैगनर ग्रुप ने जो जन्म लिया धीरे धीरे, वो ऐसा बड़ी तेज़ी से तरक्की करी, न्यूज़ वेरी वेरी क्लोज टू पुतिन। ठीक है, ये जो आदमी है इसकी टीम में आधे से ज़्यादा तो क्रिमिनल हैं दोस्तों। अब इसने करा क्या मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसने करा ये कि इसने बोला कि जो रशिया की मिलिट्री लीडरशिप है उसने मेरे बंदे मार दिए, मिसाइल अटैक कर दिया और मेरे ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, अब मैं इनसे बदला लूँगा। और ये ख़ास तौर से ब्लेम जो करता है ना, ये असली चीज़, ये ब्लेम करता है रशिया की मिलिट्री लीडरशिप को, और ये ब्लेम करता है रशिया के डिफेंस मिनिस्टर को। ठीक है जी, और रशिया का जो डिफेंस मिनिस्टर है
जो प्रिगोजिन है, ये वैगनर ग्रुप का मालिक, ये ब्लेम करता है सरगई शोइगु को। शोइगु कौन है? शोइगु डिफेंस मिनिस्टर है। तो ये कहता है शोइगु ये है फसाद का जड़। तो इसने ये बोला कि साहब जो शोइगु है ना, यही कलेश करवा रहा है, इसी की वजह से रूस जो है, इतने रूस के हज़ारों बंदे मारेगा, ये नालायक है, नाअहल है। अब इसने वैगनर ग्रुप को बोला है कि तुम रूस के ऊपर अटैक करो, और इसने एक्चुअली, ये लोग घुस गए रशियन टाउन के अंदर, ये कह रहे हैं मॉस्को जाएंगे। ये तख्ता पलट करने के चक्कर में रूस में ये बातें हो गई हैं। अब देखिए होगा क्या, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये करवर कुछ पाएगा नहीं। अब पुतिन बोलेगा कि यार अब ठीक है, अब मैं बोर हो गया इस बंदे से, इसको निपटाओ। तो रशियन फोर्सेस जाएंगे और इसको निपटा देंगे। लेकिन रशिया के लिए एक बहुत बड़ी नेगेटिव बात हो गई है। ये बहुत बड़ी नेगेटिव बात हो गई कि जो बंदा आपका एलाय था, जो आपके साथ जिसने हज़ारों जानें भी दी, कुर्बान भी करी वैगनर ग्रुप ने, अब वैगनर ग्रुप और रशियन स्टेट की ऐसे हो गई। एंड हु विल पुतिन स्टैंड विद? पुतिन किसके साथ खड़ा है? पुतिन जाहिर सी बात है, अपने डिफेंस मिनिस्टर के साथ खड़ा है। और इसको ये करना नहीं चाहिए था, ये वैगनर वाले को। ये फालतू में से ना, इससे लड़ाई कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। लोगों का दिमाग खराब हो जाता है ना, जब थोड़ा सा फेमस हो जाते हैं, थोड़ा सा पैसा आ जाता है, थोड़ा सा पावरफुल हो जाते हैं, तो बाकी सबको कीड़ा मकोड़ा समझने लगते हैं, और वहीं पे उनका पतन शुरू हो जाता है। इसके साथ भी यही चक्कर है। ये घुस गया, आप इसको देखना, मार पड़ेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अब मैं लूंगा 2 क्वेश्चंस एंड आंसर्स, और हमारे इस सेक्शन का नाम है आस्क मेजर। दोस्तों, ये हैं शक्ति स्वरूप जी। जय हिंद सर, माय नेम इज शक्ति। शक्ति जी नमस्कार, जय हिंद। आई हैव 2 क्वेश्चंस। एक तो, विद द रीसेंट इंक्लूजन ऑफ यूएस पेटेंटेड आर्मामेंट्स इन इंडियन डिफेंस सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया, इट सीम्स वी आर नॉट गोइंग टू हैव एडवांस इक्विपमेंट ब्रॉट फ्रॉम रशिया एनी टाइम इन द अपकमिंग ईयर्स। कुड इट बी अ सर्टन केस? देखिए, ऐसा नहीं है। रशिया के पास अब देने के लिए हथियार नहीं है। इनफैक्ट रशिया भारत को पैसे दे रहा है और कह रहा है कि जो हमने तुम्हें हथियार दिए, हमें वापस बेच दो। ये भी खबरें आई हैं मीडिया में, क्योंकि रशिया का इक्विपमेंट जो है यूक्रेन वॉर में फूक गया। और ये बात सही है, एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 इक्विपमेंट जो रशिया की है ना, 2-3 इक्विपमेंट जो रशिया की बहुत बढ़िया हैं, जैसे कि S-400 वगैरह वगैरह, उसका बाकी इक्विपमेंट इतना अच्छा नहीं है रशिया का, राइट। और जो रशिया से हमारा सप्लाई आ रहा था, अब वो थम गया है। तो जाहिर सी बात है, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, ये जो पूरा मोदी जी करके आए हैं यूएस में, क्या है वो सारा का सारा करके आए हैं ना, जो उसमें पुश कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। जो ड्रोन है, उसके भी स्पेयर पार्ट्स इंडिया में बनेंगे, उसकी भी पूरी सर्विसिंग इंडिया में होगी। यहां से शुरुआत करेंगे। जब अगले ड्रोन की खेप का ऑर्डर देंगे तो बोलेंगे नाउ यू मेक इन इंडिया, राइट। M777 मेक इन इंडिया, स्ट्राइकर व्हीकल्स अगर डील होती है स्ट्राइकर की, मेक इन इंडिया, जी इंजन्स मेक इन इंडिया। यानी कि भारत के पास वो टेक्नोलॉजी आना जरूरी है। हम देखिए, ना अमेरिका के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, ना रशिया के ऊपर। आपको तो खुद ही के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। और जहां तक रशियन इक्विपमेंट की बात है, बस जब तक ये लड़ाई चल रही है ना, और उस लड़ाई के 5 साल के बाद तक, लड़ाई जिस दिन खत्म होगी उसके 5-7 साल के बाद तक आपको रूस से प्रॉब्लम रहेगी हथियार मिलने में। इसलिए नहीं कि रूस दे नहीं पा रहा, इसलिए कि रूस को खुद इतनी जरूरत है कि आपको दे नहीं पाएगा वो, बिकॉज पहले अपनी जरूरतें पूरी करेगा ना रूस। तो देयर इज बीन अ लॉट ऑफ डैमेज टू इक्विपमेंट एंड लॉस ऑफ इक्विपमेंट। रशिया बहुत ज्यादा हो गया, वहां पे प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा सवाल है, इज देयर गोइंग टू बी अ डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम इफ यू कंपेयर दिस इक्विपमेंट बाइंग मूव टू द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स? नहीं, ऐसे कोई डिप्लोमेटिक नहीं। देखिए, पहले भी हमने खरीदे हैं, ठीक है। जब हमने राफेल जेट्स खरीदे थे तो क्या दिक्कत हुई थी? कोई दिक्कत थोड़ा ना हुई थी, हमने खरीदे थे ना। तो हमारे पास फ्रेंच इक्विपमेंट भी है, मिराज विराज जो भी हैं। तो ऐसी बात नहीं है यार कि कोई डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम होगी। रशिया भी समझता है, रशिया खुद हमसे खरीद रहा है यार, नहीं समझ रहे आप? रशिया खुद हमसे कह रहा है कि भाईजान, जो हमने आपको टैंक्स दिए थे, कुछ हमने आपको इक्विपमेंट दी थी, क्या आप हमें वापस बेच सकते हो? वो जो हमने आपको बेचा था वापस हमें बेच दो, क्योंकि हमें ज़रूरत है। अब इसके बाद भी अगर रशिया को प्रॉब्लम है कि भाई आप कहीं और से क्यों खरीद रहे हो, फिर ये तो गलत बात है ना। और रशिया को प्रॉब्लम नहीं है, बाय द वे। देवांश राजी, आस्क मेजर। जय हिंद एंड जय श्री राम। देवांश जी, जय हिंद और जय श्री राम आपको। ये बिहार से हैं और ये कहते हैं कि where India is still a developing nation and if we think on a national level it is necessary to invest that much capital on defense sector, and thanks for choosing my question. देखिए साहब, ऐसा है कि आप ये कह रहे हैं कि साहब डिफेंस की फील्ड में क्या हमें इतना पैसा डालना ज़रूरी है? वी आर अ डेवलपिंग नेशन। डालना क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो पड़ोसी हैं ना, वो क्रैक हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्रैक हैं। चाइना और पाकिस्तान दोनों। पाकिस्तान छोटा क्रैक है, चाइना बड़ा क्रैक है, राइट। और इन दोनों के साथ आपकी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। अगर आपके पास वेपन्स नहीं होंगे, आपके पास लेटेस्ट हथियार नहीं होंगे, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये स्पेस, ये मेक इन इंडिया, ये जो अच्छे अच्छे सुपर हाईवेज बन रहे हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बहुत से पलक झपकते गायब हो जाएंगे। भगवान ना करे कभी ऐसा हो, और भगवान ना करे, मैं ऐसी बात आपको बता रहा हूँ, भगवान ना करे कभी ऐसा हो। लेकिन ये जो आप सुंदरता देख रहे हैं ना भारत में,
जो नए भारत की नई तस्वीर, ये सब मलबा हो जाएगा, सब मलबा हो जाएगा जिस दिन हमारी फौजें बॉर्डर से हट गई। क्योंकि हमारे जो नेबर है ना, पाकिस्तान तो खुल के कहता है उसका मकसद ही है, अब खुद उसके पास तो औकात है नहीं लड़ने की, इसलिए जिहादी भेजता है। चाइना आना चाहता है अंदर, चाइना कहता है मुझे अरुणाचल दे दो, मुझे लद्दाख दे दो, मुझे, थैंक गॉड उसने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, केरल, उसने ये सब नहीं मांगा। मांग सकता है वो, मांग लेगा चाइना, चाइना कुछ भी मांग लेगा। चाइना ने रशिया के पोर्ट्स मांग लिए, चाइना ने रशिया का व्लादिवोस्टोक पोर्ट मांग लिया, सब पे डिमांड है चाइना की। तो चाइना को रोकने के लिए आपको चाहिए, पाकिस्तान को रोकने के लिए आपको हथियार चाहिए, और उनसे बेहतर हथियार चाहिए। पाकिस्तान अभी इतना बड़ा थ्रेट नहीं है हमारे लिए, पाकिस्तान तो ज़मीन में घुस गया बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जो चीन है ना, चाइना इज़ अ मेजर थ्रेट फॉर एवरीबडी इन द वर्ल्ड। और आपके पास चाइना से बड़ा ना, ये जो 2.5 किलो का ना सनी देओल का हाथ, आपको 2.5 किलो का हाथ चाहिए चाइना को मुकाबला करने के लिए। और वो तभी आएगा जब आप मोटे पैसे खर्च करें, मोटे पैसे खर्च करें, वरना सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ये मेरा मानना है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।